हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं और वेलकम है मेरे चैनल पर। आप सबका स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है स्वामी विवेकानंद साइंस क्लासेस बाई मंजीत वर्मा। दोस्तों, आज जो है सोमवार है और आज का डेट 24/8/2020 और आज सोमवार का दिन है। और आज के टाइम टेबल में केमिस्ट्री और बायो था। और जब हिंदी और इंग्लिश का लेक्चर खत्म हो जाएगा ग्रामर पोर्शन, तो हम एक दिन केमिस्ट्री, एक दिन बायो, एक दिन फिजिक्स पढ़ाएंगे और मैथ 4 और हिस्ट्री ज्योग्राफी, इस तरह से हम डिवाइड कर लेंगे। आगे 2-3 लेक्चर में हमारा ग्रामर पोर्शन इंग्लिश और हिंदी का खत्म हो जाएगा। तो हम एक दिन केमिस्ट्री, एक दिन बायो, एक दिन फिजिक्स, एक दिन SST मतलब केमिस्ट्री ज्योग्राफी और हिस्ट्री, ये सभी आपको एक दिन करके पढ़ाएंगे। मतलब ये मान के चलिए अक्टूबर में आपका इस तरह से हो जाएगा। एक दिन केमिस्ट्री, एक दिन बायो, एक दिन फिजिक्स, एक दिन जो है मैथ हो जाएगा और हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इस तरह से चलेगा आपका पैरेलल में। तो दोस्तों, मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। और आपको मेरे अगर वीडियो देखने हैं तो आप यूट्यूब पर जाकर लाइब्रेरी में करके वीडियोज़ में मेरे जितने अभी तक वीडियो बनाए हैं वो आपको बहुत आसानी से, सुगमता से आपको मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं कि हमने उस पिछले सोमवार को आपको केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया था रासायनिक अपक्रिया समीकरण क्या होते हैं, उसको शब्द रूप में लिखना, वाक्य रूप में लिखना और संतुलित रासायनिक समीकरण को बैलेंस करना क्यों जरूरी है, अपक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, संयोजन अपक्रिया और वियोजन अपक्रिया, यहाँ तक हो गया था। तो आगे उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। एक होता है विस्थापन अपक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जैसे संयोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया आपने पढ़ लिया था। अब उसी कड़ी में विस्थापन अपक्रिया क्या होती है। विस्थापन अपक्रिया में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, अभी हम आगे क्लास में आपको रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाएंगे, सक्रियता श्रेणी पढ़ाएंगे। उसमें जो है, जो हाइड्रोजन से ऊपर वाले धातु होते हैं और एक हाइड्रोजन से नीचे वाले धातु होते हैं। तो जो ऊपर वाले एक्टिव सीरीज में होते हैं, जो ऊपर वाले धातु होते हैं, आगे आगे आने वाले चैप्टर में हम उसको पढ़ाएंगे, तो वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं और नीचे वाले कम एक्टिव होते हैं। तो जब दोनों ऊपर और नीचे वाले आते हैं तो ऊपर वाला स्थान नीचे वाले का ले लेता है, मतलब उसको डिस्प्लेस कर देता है उसके बेन में से। तो इसी को हम विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। उसको व्यवहारिक नॉलेज में अगर हमेशा रहें, जैसे मान लीजिए क्रिकेट, भारतीय क्रिकेट टीम में कोई विकेट कीपर, अब धोनी जी रिटायर हो गए हैं, इसके बाद अभी ऋषभ पंत और कोई और एक क्रिकेटर आ गया। तो अब भारतीय टीम में मान लीजिए ऋषभ पंत पहले से हैं, मान लीजिए वो, समझ लीजिए पूरी टीम उनके लिए वो विलियन है और ऋषभ पंत एक पदार्थ है। और अगर उनसे बेहतर कोई आ गया, मान लीजिए दिनेश कार्तिक हैं, अगर वो उनसे बेहतर, उनसे एक्टिव हैं, तो वो ऋषभ पंत का स्थान डिस्प्लेस करके वो उनका स्थान ले लेंगे। तो ये व्यवहारिक नॉलेज में आपको समझ में आ गया होगा कि जो ज़्यादा एक्टिव होगा वो लोअर वाले को उस विलियन में से, उस टीम में से निकाल के उसका स्थान ले लेगा। उसको हम विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। तो आप में समझ में आ गया होगा, अगर हमने आपको क्रिकेट की टीम से आपको एग्जाम्पल से समझाया है कि जब जो एक्टिव होगा वो डीएक्टिव, कम एक्टिव वाले का स्थान ले लेगा उसके विलेन में से, उसके टीम में से। जैसे यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाना चाहेंगे कि विस्थापन अपक्रिया क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। Fe ये स्वाभाविक रूप में है, CuSO4 ये जलीय विलयन है। तो यहाँ पर देखिए ये Fe ज़्यादा एक्टिव है, ये ज़्यादा एक्टिव टीम है, एक्टिव प्लेयर है या एक्टिव एलिमेंट। तो ये जो है FeSO4 यहाँ बना लेता है और प्लस Cu को अलग कर दिया। Cu कम एक्टिव था, Fe ज़्यादा एक्टिव था, तो Fe इसका स्थान लेके FeSO4 बना लिया। ये है आयरन, ये फेरस सल्फर है और ये कापर है। इसी तरह से जिंक, ये ज़्यादा एक्टिव है कापर से, तो कापर को उसके विलयन से हटा के जिंक सल्फेट बना लिया और ये Cu को, कापर को अलग कर दिया। ये जिंक सल्फेट है, ये आयरन सल्फेट है। तो आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा। उसी तरह से इसमें एक बार विस्थापन हो रहा है, एक ही जगह विस्थापन हो रहा है। और द्विविस्थापन अपक्रिया में, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो जगह विस्थापन हो रहा है। एक तो ये सोडियम सल्फेट है, Na2SO4, ये सोडियम सल्फेट है, प्लस बेरियम क्लोराइड, ये क्या बना रहे हैं, बेरियम सल्फेट। ये बेरियम इसका स्थान ले लिया और 2NaCl ये इसका। तो यहाँ पर दो विस्थापन अपक्रिया हो रहा है, एक SO4 चला आया Ba के साथ और 2NaCl, NaCl किसके पास आ गया, साधारण नमक। ये साधारण नमक है जो आप खाते हैं, वो है साधारण नमक NaCl।
तो द्विविस्थापन अपक्रिया में ये इसका साथ एक्शन किया, ये इसका स्थान ले लिया, तो इसको द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। तो उम्मीद है आपको विस्थापन अपक्रिया और द्विविस्थापन अपक्रिया समझ में आ गया होगा। अब होता है अपचयन अपक्रिया, उपचयन अपक्रिया और रेडॉक्स अपक्रिया क्या होते हैं। तो जब अपचयन और उपचयन दोनों एक साथ होते हैं एक में, तो दोनों जब एक साथ हो रहे हैं किसी प्रोसेस में, तो उसी को हम रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अपक्रिया में अपचयन और उपचयन दोनों प्रक्रिया एक साथ होती है। जब किसी, अब हम समझते हैं कि अपचयन क्या होता है। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है तो उस पदार्थ का अपचयन हुआ है। ह्रास, यहाँ हमने इसको साफ फॉर्म में एक सांकेतिक रूप में लिखा है कि यहाँ पर ऑक्सीजन का ह्रासमेंट हो रहा है। तो जब किसी पदार्थ में से ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उस पदार्थ का अपचयन हुआ है। और जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है तो उस पदार्थ का उपचयन हुआ है। यहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, हमने इसको इंक्रीजमेंट किया है, इसका डिक्रीजमेंट किया है। तो अपचयन अपक्रिया क्या होता है, अपचयन, ये अपचयन अपक्रिया जो पहले लिखा है, जब किसी पदार्थ में से ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उस पदार्थ का अपचयन हुआ है। और उपचयन अपक्रिया क्या होता है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, इंक्रीजमेंट हुआ है, तो उस पदार्थ का उपचयन हुआ है। ठीक है। और रेडॉक्स अपक्रिया क्या होती है, जब दोनों अपक्रियाएं एक साथ हो रही हैं तो अपचयन उपचयन, तो उसको रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। आइए हम उसको एग्जाम्पल से समझते हैं। कॉपर CuO, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, तो ये तापन है, मतलब हीट की उपस्थिति में इसको रिएक्शन हो रहा है, CuO और प्लस H2। तो यहाँ पर CuO का अपचयन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का हरासमेंट हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन का हरासमेंट हो रहा है। इसको बैलेंस में बैलेंस इक्वेशन है, CuO का एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पर एक है, H2 का दो है और ऑक्सीजन का एक है। तो यहाँ पर CuO, इस कॉपर का अपचयन हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर समझ में आ रहा होगा, यहाँ ऑक्सीजन का ये ह्रास हो रहा है, CuO का ऑक्सीजन का यहाँ पर ह्रास हो रहा है, तो ये अपचयन अपक्रिया हो गया। और H2O, और यहाँ पर O H2 में ऐड हो रहा है, तो H2 ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो ये हो गया उपचयन अपक्रिया। तो अपचयन उपचयन अपक्रिया आपको एग्जाम्पल के साथ द्वारा आपको समझ में आ गया। और दोनों जब एक साथ होती हैं तो उसको हम रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर CuO, तो CuO में वो ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, तो ह्रास जिसमें होता है उसको ऑक्सीजन उस पदार्थ का अपचयन हुआ है। यहाँ पर कॉपर का अपचयन हुआ है, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गया तो उसका अपचयन हुआ है। और यहाँ H2 में ऑक्सीजन जुड़ा है तो उसका उपचयन हुआ है। तो जब दोनों एक साथ होते हैं तो उसको रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। दिल से अगर चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो दिल से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और आगे 2 हेडिंग और बचा है इस चैप्टर में, तो फिनिश हो जाएगा, इसको हम इरेज करते हैं। एक बार क्विक रिवीजन करवाते हैं। विस्थापन अपक्रिया, डिस्प्लेसमेंट अपक्रिया क्या होता है, अभी आगे जब हम एक्टिव सीरीज पढ़ाएंगे उसमें समझ में आ जाएगा। लेकिन आप अभी समझिए कि हाइड्रोजन के ऊपर जो सबसे ज्यादा ऊपर होंगे वो ज्यादा एक्टिव सीरीज होंगे, उससे नीचे वाले कम एक्टिव होंगे। तो ऊपर वाला ज्यादा एक्टिव होगा, नीचे वाले का उसके विलयन में से उसको डिस्प्लेसमेंट कर देता है। जैसे यहाँ पर आयरन कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस करके अपना स्थान ले लिया, कॉपर को अलग कर दिया। इसी तरह से जिंक ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा करके उसका स्थान लिया, प्लस कॉपर हो गया। द्विविस्थापन अपक्रिया क्या होता है, जब 2 बार विस्थापन हो रहा है। अपचयन उपचयन क्या होता है, अपचयन क्या होता है, जब किसी पदार्थ में से ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है तो उस पदार्थ का अपचयन हुआ है। और जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है तो उसको उपचयन बोलेंगे। और जब दोनों अपक्रियाएं एक साथ होती हैं तो उसको रेडॉक्स अपक्रिया बोलते हैं। तो इसको हम अरेंज करते हैं। आपका 2 हेडिंग बचा है, वो जल्दी से समझते हैं। संक्षारण एक हेडिंग है और एक है विकृत गंधिता। संक्षारण क्या होता है, संक्षारण ये होता है कि जब जैसे लोहा हुआ, लोहे पे जंग लगना और चांदी के ऊपर परत, जो चांदी के ऊपर काली परत पड़ जाती है, वो संक्षारण का एग्जाम्पल है। जब कोई पदार्थ जैसे लोहा है, जैसे आप दरवाजे हैं लोहे हैं या कुछ भी है, हम एक लोहे के एग्जाम्पल से समझते हैं कि जब लोहा खुले में आप छोड़ देते हैं
तो क्या होता है, हम उसको हिंदी में देहाती भाषा में उसको बोलते हैं मोर्चा लग गया है, या जंग, या उसको रस्ट बोलते हैं इंग्लिश में, रस्ट हो गया, जंग लग गया है। तो उसमें होता क्या है, जंग क्यों लगता है, क्योंकि मेटल एयर के कांटेक्ट में है, एयर में मॉइस्चर है और उसमें ऑक्सीजन है। तो उस पदार्थ का जो है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके, मेटल है ये, धातु है, मान लीजिए ये धातु है, मेटल है, इसको लोहा मान लेते हैं, और ऑक्सीजन इस पे आ रहा है, उसमें मॉइस्चर रूप में है ऑक्सीजन, इससे रिएक्शन करेगा तो उस पर एक रिएक्शन अप्रिय होता है, उस पर एक मोर्चा लग जाता है, इरोड कर देता है, वो लोहे को खा लेता है, उसको जंग लगता है, मतलब धीरे धीरे उसमें मोर्चा लग जाता है, और इसको प्रिकॉशन के लिए उसको हम पेंट करते हैं, तो फिर वो कुछ दिन तक चलता है, फिर कुछ रिएक्शन होता है इस तरह से। तो लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काली परत पड़ना, ये संक्षारण के एग्जाम्पल है, मतलब वो संक्षारित हो रहे हैं और इस प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। जिससे लोहे पर जंग लगना एक प्रक्रिया, एक मतलब संक्षारित हो रहा है, और इस प्रक्रिया को जो जंग लग रहा है इसको हम संक्षारण कहते हैं। तो शायद आपको संक्षारण समझ में आ गया, और इसके बचन का उपाय कि पेंट आप कर देते हैं तो कुछ दिन तक वो सेफ रहता है। और ये विकृत घनीता क्या होती है, जब हम कोई वसा युक्त तैलीय सामग्री, जैसे हम घी है या सब्जी, हम उसमें तेल वगैरह वाला मसाला डाल के किए तेल वाला, तो उसको हम बहुत लंबे समय तक खुला रख देते हैं, तो वही उसमें उपचयन हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन रिएक्शन करके उसके स्वाद को खराब कर देता है। तो इस प्रक्रिया को विकृत घनीता कहते हैं। और जैसे आप चिप्स वाला थैली देखते होंगे, तो उसमें आपको बहुत लोग कहते हैं कि इसमें 5 रुपए हमने हमको दिए हैं, इसमें मतलब चिप्स कम है और हवा ज़्यादा है। एक्चुअली उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, उसमें कम कम सक्रिय वाले गैस रहते हैं, जैसे नाइट्रोजन जैसे गैस उसमें रहते हैं, ताकि वो खाने लायक भी बने रहे और उसका कोई मतलब रिएक्शन भी ना हो। तो वहाँ पर हम नाइट्रोजन गैस भरते हैं, ऑक्सीजन नहीं भरते हैं। तो शायद उम्मीद है आपको संक्षारण और विकृत घनीता समझ में आ गया हो। और अगर जैसे चैनल और अच्छा लग रहा हो तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और आज का पहला चैप्टर यहाँ पर केमिस्ट्री का समाप्त होता है। तो हमें यहाँ पर उम्मीद है आपको सबको समझ में आ गया हो। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।